बाजार बोलता है, इसमें हम बात करेंगे एफआईएस के क्यूज़ की। तो एफआईएस के क्या क्यूज़ हैं? तो एफआईएस के क्यूज़ तो सेम हैं, 4000 से ज़्यादा की सेलिंग, और डीआईएस के क्यूज़ भी सेम है, 3600 करोड़ की बाइंग। तो काफ़ी अच्छा इनका कॉन्टेस्ट चल रहा है। और साथ ही एक देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज़ में आज क्या देखने के लिए मिल रहा है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट तो रोज़ चल जाता है, हमारा मार्केट उतना तेज़ नहीं चलता। अमेरिकन मार्केट में कल भी डाउ जोन्स में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी वहाँ नैस्डैक इंडेक्स में देखने के लिए मिली। आईटी टेक शेयरों में अच्छी खरीदारी थी, कारण था नेटफ्लिक्स के शेयर में अच्छा तेज़ी देखने के लिए मिली। लेकिन साथ ही वहाँ पर जो बाइंग आ रही है ग्रोथ स्टॉक्स में, वो इसलिए आ रही है क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है अब नए रिजीम में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में, कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, अमेरिकन कंपनीज को बूस्ट देना, उसका फ़ायदा मिल रहा है। शंघाई में आज बड़ी खबर है, चाइना और हांगकांग में, तो यहाँ पर एक बूस्ट मिल रहा है, ग्रीन मार्क मिल रहा है। निकाई में करीब 1% का उछाल, कोस्पी में करीब 0.25% की गिरावट। सभी मुद्दों पर बात करेंगे, चाइना, जापान, अमेरिका, सब पर बात करेंगे। एक आगे बढ़ते हैं, गेनर्स लूजर्स की तरफ नज़र डालते हैं। कौन से काउंटर हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं? सिग्निटी टेक करीब 11.5%, जेंसार 11.5%, कोफोर्स 11.5%, परसिस्टेंट 10%, एम्बर एंटरप्राइजेज 9%। सारी मिड कैप आईटी कंपनियां आज जबरदस्त फॉर्म में हैं, और वो इसीलिए क्योंकि कल का दिन था लार्ज कैप कंपनीज का, आज का दिन है मिड कैप कंपनीज का, तो सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है। और परसिस्टेंट वगैरह के रिजल्ट्स भी आए तो उसका भी एक इम्पैक्ट मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टॉप लूजर्स देख लेते हैं कौन सी कंपनीज हैं जो कि आप आज के सत्र में खराब प्रदर्शन कर रही हैं। समन कैपिटल 155.60 करीब 4% नीचे, इसके QIP का प्राइस आया तो वो थोड़ा सा फ्लोर प्राइस, उसकी वजह से थोड़ा सा एक काउंटर प्रेशर में है। नुवोको विस्टा करीब 3.25%, KPI ग्रीन 3.5%, VTL 3.25%, एलगी इक्विपमेंट करीब 3%। ये सभी काउंटर थोड़ा सा प्रेशर में हैं। लेकिन इस समय मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रही है वो है ग्लोबल क्यूज, और खास तौर से चाइना और अमेरिका को लेकर तो रोज ही खबरें आ रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। चीन के प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। अब ये खबर अच्छी भी मान सकते हैं, बुरी भी मान सकते हैं। टैरिफ लगना खराब लगता है, लेकिन अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले थे उस समय उन्होंने ये कहा था कि मैं 60% तक टैरिफ लगा दूंगा। उसके बाद जब वो बन गए थे तो उसके उन्होंने बोला मैं 25% तक टैरिफ लगा दूंगा, अब वो 10% बोल रहे हैं। तो इस खबर को मार्केट थोड़ा सा एक फ्यूल के तौर पर भी देख रहा है। दूसरा, यूरोप से भी इंपोर्ट पर सख्ती करेगा अमेरिका। अब ये बात केवल चाइना, मैक्सिको और कनाडा तक नहीं रह गई, अब तो ये यूरोप भी इसमें आ गया। उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमारा यूरोप से करीब 350 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, हमें वो ख़त्म करना है। अब बताइए, अब ये अमेरिका का जो एक ट्रेड वॉर होगा वो यूरोप से भी होगा। मैक्सिको कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की वो बात कर ही रहे हैं, जो कि 1 फरवरी से लागू भी हो सकता है। चीन पर टैरिफ से अगर लगेगा तो भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, केमिकल कंपनीज के लिए मौके मिल सकते हैं, और इसमें कुछ एक कंपनीज हैं उन पर भी बात करेंगे। अविनाश सर, कैसे देखें इस खबर को कि 10% टैरिफ, 60 से 25, 25 से 10, इसको पॉजिटिवली लें या 10 लगेगा इसको नेगेटिवली लें, और क्या इम्पैक्ट देखें? नहीं, आई थिंक देखिए विवेक, मेरे ख्याल से 25% तो एक्सट्रीम, मेरे ख्याल से एग्रेशन में इन्होंने कहा होगा। बट जो रियलिटी है वो ये है कि इमीडिएटली कोई भी कंट्री के ऊपर बड़े टैरिफ आपको लगाना एक मुश्किल वाली बात होती है। और 10% अगर टैरिफ आते भी है तो मुझे लगता है कि देखिए स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया का जो पोजीशनिंग है ग्लोबल मार्केट में वो तो वैसे भी इम्प्रूव हो रहा है कोविड के बाद। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज को, केमिकल कंपनीज को, फार्मा कंपनीज को ये डेफिनेटली एक अच्छा बूस्टर शॉट मिलेगा। कंपनी स्पेसिफिक आपको देखना पड़ेगा, बट एक बात तो क्लियर है कि इनिशियली 10% के लेवल पे शायद ये टैरिफ रुकेंगे नहीं। अगर मान के चलिए आगे 10 का 20% होता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा फायदा इंडिया को होगा, क्योंकि इंडियन कंपनीज चाइनीज कंपनी से काफी फिर कॉम्पिटिटिव रहेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो नहीं, बट इसका असर आने को कम से कम 1-2 क्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद ही ये जो भी टैरिफ्स अनाउंस किए हैं इसका असर हमारे इंडियन कंपनीज के बिजनेस और फाइनेंशियल्स पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, जैसा आप टेक्सटाइल में बता रहे हैं, केमिकल कंपनीज में अगर कुछ फ़ायदा मिलेगा, और फुटवियर में भी मैं पढ़ रहा था कि इन कंपनीज को भी फ़ायदा मिलेगा, फार्मा में आपने कुछ एक बताया। सर कुछ नाम भी बता दें कि लोग अगर कुछ डिफेंसिव बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये टैरिफ जब वॉर शुरू हो रहा है तो इस वॉर का फ़ायदा तो मिले, किस शेयर से लेंगे सर?
नहीं देखिए, टेक्सटाइल में तो जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है जैसे कि अरविंद है, उसके बाद टिपिकली गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, ये सारे ऐसी कंपनीज है जो बड़ी मात्रा में यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर टैरिफ प्रोटेक्शन मिलता है तो इनके प्रोडक्ट्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए आपको अभी थोड़ा सा सोच विचार के साथ और थोड़ा कॉशियसली आपको एंट्री करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए कॉटन टेक्सटाइल की बात करें या गारमेंटिंग की बात करें, तो यहाँ पे जो मेन रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कॉटन का होता है। हम्म। कॉटन का क्रॉप होपफुली इस साल भी अच्छा रहना चाहिए। अगर कॉटन के क्रॉप में कोई वॉलेटिलिटी नहीं होती तो मेरे ख्याल से जो भी टैरिफ का बेनिफिट है वो पूरी तरह से आई थिंक इनके बॉटम लाइन पे आएगा। तो आई हम्म। थिंक इनिशियली तो ये दो कंपनियां हमको काफी पसंद है, गोकुलदास एक्सपोर्ट सर्विस। तो यहाँ पे फोकस करिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बजट को लेके भी जो टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी सेक्टर है वहां पे भी अच्छे अनाउंसमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है। तो इन दोनों कंपनीज को बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बिल्कुल, तो दोनों कंपनीज़ को बेनिफिट मिलने की मिल सकता है, दोनों कंपनीज़ को बेनिफिट इनमें इन्वेस्ट करने पर भी। और आज एक इम्पॉर्टेंट खबर, चाइना ने अपने स्टॉक मार्केट को संभालने के लिए एक राहत पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। कल भी कुछ अनाउंसमेंट्स आई थी, उनको वहाँ के जो डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने आज और अनाउंसमेंट की हैं। अगर देखें तो इसमें जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको बोला गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। पेंशन फंड को भी स्टॉक मार्केट में ज़्यादा निवेश करने के लिए छूट दे दी है कि आप जो एक सर्टेन लिमिट होती है उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे देशों ने किया था, इंडिया ने भी इनफैक्ट किया था कि पेंशन जो स्कीम्स थी उसको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी लिमिट बढ़ाई गई थी। उसके बाद हमने देखा भी कि जो डोमेस्टिक फ्लो था वो काफ़ी इंडियन मार्केट में अच्छा देखने के लिए मिला। और अगर हम देखें तो बैंकों को जो उनकी वेल्थ मैनेजमेंट आर्म है और इंश्योरेंस आर्म है और बहुत तरह की जो बैंकिंग जो विंग्स होते हैं, उन सभी को ये छूट दी गई है, आज़ादी दी गई है कि वो किसी भी कंपनी में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। यानी कि चाइना को पता है कि वो कहीं ना कहीं जो टैरिफ वॉर की वजह से उसकी इकोनॉमी और उसके स्टॉक मार्केट में जो एक प्रॉब्लम आने वाली है उससे वो पहले ही निपट रहा है। 29 जनवरी से वहाँ पर लुनार फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल को वो ख़राब नहीं करना चाहते, लोगों के जो सेंटीमेंट है उनको ख़राब नहीं करना चाहते। सर, चाइना तो अपने मार्केट को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। इतना एग्रेसिव चाइना अपने मार्केट को संभालने के लिए पिछले 4 महीने में जितना दिखा है उतना शायद पिछले 5-6 साल में तो नहीं दिखा था, 8 साल में नहीं दिखा था। सर, कैसे देखेंगे, क्या इंडियन गवर्नमेंट भी अपने मार्केट को संभालने की कोशिश करेगी? हमारा हालांकि जो प्रॉब्लम है वो 5 महीने का है, लेकिन 5 महीने में भी डीप होता जा रहा है। अब कुछ लगता है सर? नहीं देखिए, हमारे लिए तो इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, रुपया को कैसे स्टेबल करते हैं, मेरे ख्याल से वहां पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। और डोमेस्टिक कंजम्पशन कैसे बढ़ाना है, क्योंकि देखिए इंडिया ज्यादातर एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है। डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड पिछले 2-3 महीनों से काफी नरम हो चुका है। इनफैक्ट अक्टूबर से काफी सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे डिमांड कम हो चुका है। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंडिंग है बड़े सेक्टर्स के ऊपर, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, सीमेंट हो गया, यहाँ पे मेरे ख्याल से जो आउटलेज है अगर वो बढ़ाती है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि वापस ग्रोथ वापस ट्रैक पे आएगा। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। रही बात फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर, तो वैसे भी आरबीआई ने काफी अच्छा काम किया है। मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स को लेके की बात करें तो अभी कल ही की बात मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि 250 रुपए के एसआईपी के लिए भी अभी बिल्कुल। सेबी ने प्रपोजल दिया है। तो ये मेरे ख्याल से इस बात का एक क्लियर संकेत है कि वो म्यूचुअल फंड का जो रिटेल बेस है उसको और थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इंडिया में भी ऐसे रिफॉर्म्स आएंगे। बट मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जो जो रिफॉर्म्स है वो मेरे ख्याल से इस बजट में अगर आते हैं, कंजम्पशन को अगर बूस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट्स के लिए ओवरऑल अच्छे साबित हो सकते बिल्कुल। हैं। और सर, चाइना में जो मार्केट में रिफॉर्म किए गए हैं, इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आना है कि वहाँ पर भी जब किसी देश की गवर्नमेंट इतने अच्छे से रिफॉर्म कर रही होती है तो विदेशी इन्वेस्टर वहाँ चले जाते हैं। हालांकि विदेशी इन्वेस्टर यहाँ रुक तो नहीं रहे हैं, चाहे चाइना रिफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं और गति तेज तो नहीं हो जाएगी उनकी चाइना में इन्वेस्ट करने की? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम ये सुन रहे हैं कि चाइना इंडिया के मार्केट के मुकाबले में अट्रैक्टिव है, क्योंकि काफी पहले
टाइम से पिटा हुआ मार्केट है, और इंडिया तो एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्मर मार्केट है। तो हम्म। कहीं ना कहीं तो देखिए ग्लोबली अभी जिस प्रकार से एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं, क्लियरली एटलीस्ट कम से कम अगले 2-3 महीने के लिए, जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता, जब तक रुपया स्टेबल नहीं होता, तब तक एफआई का रवैया डेफिनेटली दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स पे रहेगा। और उसमें कोई डाउट नहीं कि देखिए अभी आप रोज मार्केट देखिए तो एफआईआर का आंकड़ा लगातार नेगेटिव आ रहा है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये सिलसिला चलता रहेगा मेरे ख्याल से। आपको कम से कम फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में ये मैटर देखना पड़ेगा। सेकंड हाफ ऑफ 2025 में हो सकता है कि टर्न अराउंड हो, रुपया स्टेबल हो, एफआईएस ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट इंडिया को इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, लेकिन अर्निंग्स रिकवरी होपफुली सेकंड क्वार्टर से आएगी ऑफ एफआई 25-26। उसके बाद आपको एक अच्छा इनफ्लो ऑफ एफआई मनी देखने को मिलेगा। तो तब तक चाइना हो या कोई दूसरा इमर्जिंग मार्केट हो, इंडिया को थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। जी, इंडिया को चैलेंज फेस करना पड़ेगा, लेकिन एक चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप के आते ही पुतिन भी फेस कर रहे हैं। उन्होंने कल पुतिन को भी धमकी दे दी है कि या तो युद्ध खत्म करो और यूक्रेन डील करो, नहीं तो और बड़े सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। अब रशिया का हालांकि कोई बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है अमेरिका में, करीब 2023 में $4.5 बिलियन का ही एक्सपोर्ट था, और अमेरिका के कुल इंपोर्ट में तो 0.5% भी हिस्सा नहीं रखता रशिया आज की डेट में। लेकिन सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनकी जो लैंग्वेज है और जो जो बाइडन की लैंग्वेज थी, उसमें बड़ा अंतर है। जो काम इंडिया ने जो बाइडन के रिजीम में कर लिया कि आपने रशिया से तेल इंपोर्ट कर लिया, अगर डोनाल्ड ट्रंप कड़े पड़ गए रशिया के पीछे कि सैंक्शन लगाने हैं, तो इंडिया की शायद उतनी कोशिश नहीं होगी कि रशिया के साथ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे टाई अप करे और इग्नोर कर दे डोनाल्ड ट्रंप को। कैसे देखेंगे सर? वैसे तो पुतिन चाहते ही हैं कि युद्ध खत्म हो। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, अभी मैं 2 दिन पहले ही देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई युद्ध खत्म करना सॉल्यूशन नहीं है, युद्ध को लंबे समय तक खत्म करना सॉल्यूशन होगा, आप उस पर बात करो। तो युद्ध वो भी खत्म करना चाहते हैं। युद्ध खत्म होगा तो क्या होगा, और अगर सैंक्शन लगे तो क्या होगा? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से अभी ये कहना मुश्किल है कि इंडिया के ऊपर कितने टैरिफ्स आएंगे, कितनी मुश्किलें यूएस खड़ा कर सकता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि यूएस भी इंडिया को अपना अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं एक बैलेंस बहुत यूएस और इंडिया में होगा। और ऐसा नहीं है कि रशिया के साथ हमारा कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं देखिए, इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक तरीके से या कोई और तरीके से इंश्योर करेगी कि उनकी इकोनॉमी के लिए जो अच्छा है वही काम किया जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि अगर उनको मटेरियली कुछ सेविंग मिलती है रशिया से तेल इंपोर्ट अगर वो करते हैं, तो ये मामला तो कोई भी कंट्री को के लिए एक अगेंस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए थोड़ा समय देना जरूरी है। अभी तो हार्डली हफ्ता भर भी नहीं हो गया ट्रम्प साहब ने ऑफिस संभाला है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये डिप्लोमेटिक चैनल से कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर एग्रीमेंट इंडिया और यूएस में जरूर होगा। और टैरिफ को लेके मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि कंपेयर टू चाइना, इंडिया के ऊपर ऐसी कोई बड़ी टैरिफ आएगी ऐसा मुझे तो लगता नहीं। बिल्कुल सर, इंडिया तैयारी भी कर रहा है। मेरी अगली खबर भी यही है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बातचीत कर रहे हैं वो इंटरनली, जहां पर कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका से जो इंपोर्ट हम करते हैं प्रोडक्ट, उस पर डोनाल्ड ट्रंप पहले भी शिकायत कर चुके थे, पहले रिजीम में भी, कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है हमारे प्रोडक्ट्स पर। इस बार गवर्नमेंट टैरिफ घटाने पर विचार कर रही है। उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे? वो प्रोडक्ट हैं स्टील, लिकर, एग्री प्रोडक्ट, साथ ही डेयरी प्रोडक्ट, सोयाबीन, कुछ कार्स, एयरक्राफ्ट और मेडिकल इक्विपमेंट। इन सभी के इंपोर्ट के लिए जो भी टैरिफ या जो हम इंपोर्ट ड्यूटी जिसको बोल सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी जो हम लगाते हैं, उसको कम करने पर गवर्नमेंट विचार कर रही है। सर, अगर ऐसा होता है तो इसको 2 तरीके से देखें। ये जो इतने सारे सेक्टर हमने बात की, इन पर तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि इनके लिए एक अमेरिकन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ हमारी जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, उनके लिए ये बार्गेन हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट उनके बिहाफ पर ये बार्गेन कर रही है एक तरह से, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए कि भाई देखो, हमने जो आपकी शिकायत थी हमने दूर कर दी, आप अब हमारी कंपनियों को कोई शिकायत जो एक्सपोर्ट करनी है उनको परेशान ना किया जाए। तो उनके लिए एक बड़ा मार्केट खुला रहेगा। सर, इसको किस एंगल से ज़्यादा देखें इस समय, और ये जितने भी सेक्टर हैं इनमें क्या कॉशियस रहें या नहीं रहें? नहीं देखिए, थोड़ा सा तो कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि इंडिया
अभी भी नेट इंपोर्टर है, और कहीं ना कहीं अगर ज्यादा इंपोर्ट यूएस से अलाउ होते हैं, वो भी कम टैरिफ के ऊपर, तो डेफिनेटली इंडियन कंपनीज को दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनीज को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो डोमेस्टिक मार्केट में है, अगर मान के चलिए कि इंपोर्ट भी बढ़ते हैं, तो इसका असर आपको इन इंडियन कंपनीज को भी देखने को मिलेगा। तो अभी मेरे ख्याल से देखिए, ये जो भी फाइनेंशियल्स में जो नंबर और जो इम्पैक्ट रहेगा, उसके लिए आपको शायद एक दो क्वार्टर वेट करना पड़े, क्योंकि इंपोर्ट्स का शुरू होना, उसके बाद उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे वो कॉम्पीट करते हैं, क्या प्राइस पॉइंट पे करते हैं, तो ये सारी बातें थोड़ी सी अभी प्रीमेच्योर है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY 25-26 में अगर इंपोर्ट्स खुल जाते हैं और टैरिफ्स कम किए जाते हैं, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इसका बेसिकली थोड़ा सा तो नेगेटिव इम्पैक्ट सहना पड़ेगा, और ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी की मार्जिन में दबाव आ सकता है। सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखा कि 2 दिन से लगातार आईटी इंडेक्स तेज चल रहा है, और कारण ये है कि इंडिया ने पहले ही बोल दिया कि हम जो 18,000 इंडियंस हैं जो अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उसमें अमेरिकन प्रशासन की मदद करेंगे, उनको वापस बुलाएंगे। ये कहीं ना कहीं आईटी कंपनियों को इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि इनके जो भी कर्मचारी जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है अमेरिका में कि इंडियंस ज़्यादा आ गए हैं, और अब जब कानूनी तरीके से जाने वालों के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा, जो गैर कानूनी तरीके हैं उनके लिए रास्ता ये क्लियर हो जाएगा कि उनको इंडिया वापस आना पड़ेगा। शायद आईटी कंपनियां इसीलिए ज़्यादा खुश हैं। या सर एक खबर और भी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका में, वो करीब 500 बिलियन खर्च करने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं सर अचानक से आईटी कंपनीज में इस तरह का सर्ज? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली देखिए, इंडियन आईटी कंपनीज को यूएस मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद काफी ऐसे ऑर्डर्स है जो पाइपलाइन में अटके हुए थे। इनके आने के बाद होपफुली जो इंडियन आईटी कंपनीज है, उनका जो ऑर्डर विन है वो थोड़ा सा और तेज होगा। और रही बात मेरे ख्याल से जो अपॉर्चुनिटी है, ये देखिए यूएस मार्केट में इंडियन कंपनीज, जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं और जो मिड साइज आईटी कंपनीज भी है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने पैर जमाए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इंडियन आईटी कंपनीज को यूएस कंप्लीटली इग्नोर करे। तो मेरे ख्याल से इसी कारण से वहां पे थोड़ा सा एक आज मार्केट में आईटी का जो बॉयंसी है वो आपको दिखने को मिला है, और वो कंटिन्यू होगा मेरे ख्याल से। देखिए, रुपया भी वीक हो चुका है, कहीं ना कहीं रुपया का वीकनिंग फैक्टर ऑल्सो कहीं ना कहीं इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स पे प्ले आउट होगा। तो करेंसी का कम से कम, और नहीं तो कम से कम 15-20% तो बेनिफिट इनके कंपनीज के फाइनेंशियल्स में आना चाहिए। तो आई थिंक ये दोनों बातें काफी पॉजिटिव है, और ये टेलविंड मेरे ख्याल से मार्च के क्वार्टर के बाद आपको नंबर्स में झलकने को मिलेगा, क्योंकि पहले क्वार्टर के बाद, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर के बाद, ऑर्डर विंस का जो ट्रेंड है मेरे ख्याल से अप्रैल में से आपको देखने को मिले। तो ये जो आप कह रहे थे कि काफी लोग इंडिया से इलीगल तरीके से जाते हैं, सेटल होते हैं, तो ये तो एक डिप्लोमेटिक चैनल से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि ऐसे इलीगल लोग उनके कंट्री में बसे। तो आई थिंक ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आईटी कंपनीज को बिजनेस ज्यादा मिलेगा, तो डेफिनेटली इनके लिए अगले आने वाले साल अच्छे रहने की मेरी उम्मीद है। बिल्कुल, तो आईटी कंपनीज के लिए ये खबर काफ़ी पॉजिटिव है, और इसी वजह से हमने देखा कि 2 दिन से लगातार आईटी कंपनीज के शेयर्स में अच्छा जंप भी देखने के लिए मिल रहा है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती है क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं आफ्टर विप्रो के रिजल्ट्स, और कुछ एक जो आईटी कंपनीज मिड कैप की आई हैं उनके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आ गए। 2 काउंटर सर और बात करूंगा, बीपीसीएल फटाफट से इसके नतीजे पर बात कर लूँगा, क्योंकि नतीजों में रेवेन्यू डाउन आया है करीब 2%, और प्रॉफिट में 20% के करीब का जंप है ऑन ए वाई बेसिस। वहीं अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखें तो यही प्रॉफिट करीब करीब 93% बढ़ा है। शेयर इस 93% की खबर से खुश हुआ था, गैप अप खुला, लेकिन नीचे इसलिए आ गया क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी प्रॉफिट की वो 100% बढ़ने की थी, और वाई बेसिस पे यही जो एक्सपेक्टेशन थी जो आप 20% देख रहे हैं करीब 41% की थी। कल ही हमने शो में इस पर बात भी की थी। सर बीपीसीएल कैसे देखें? थोड़ा सा जो इनकी एलपीजी पर जो इनको डिस्काउंट देना पड़ता है उसकी वजह से इनकी जो सब्सिडी बोझ है वो थोड़ा बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा जितना स्ट्रीट सोच रही थी। अभी क्या करें सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अभी तो जिस प्रकार के नंबर्स आ गए हैं, आई थिंक मार्केट्स को भी ये रिजल्ट्स पसंद आ गए हैं। हालांकि आपने सही कहा कि थोड़ी बहुत सब्सिडी इनकी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल वाई वाई ग्रोथ देखें तो नंबर काफी अच्छा है। देखिए, क्रूड के प्राइसेस अभी थोड़े से नरम है, जब तक क्रूड का प्राइस नीचे है तब तक इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में बढ़ोतरी के लिए स्कोप है।
तो मेरे ख्याल से देखिए इस रिजल्ट के बाद मार्केट यही उम्मीद करेगा कि कोई जियोपॉलिटिकल फैक्टर या कोई वोलेटिलिटी क्रूड के प्राइसेस अगर में आती नहीं है, तो डेफिनेटली जनवरी टू मार्च का क्वार्टर भी अच्छा आना चाहिए। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मुझे लगता है कि बीपीसीएल ने जिस प्रकार का ट्रैक्शन दिखा है, अगर वो ये भी जीआरएम्स मेंटेन करते हैं जनवरी टू मार्च में, तो वॉल्यूम थ्रूपुट तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का, एविएशन सेक्टर का तो काफी तेजी से बढ़ा है। तो इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलना चाहिए। तो नेट नेट आई थिंक आउटलुक पॉजिटिव ही लग रहा है। आउटलुक पॉजिटिव है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन सर एक काउंटर जहां पर कि दो खबरों ने एक साथ प्रवेश किया, एक का रिजल्ट्स आए और दूसरा उनका बिजनेस का डिमर्जर। एचयूएल की बात कर रहा हूं मैं सर। रेवेन्यू करीब 1.5% बढ़ा, नेट प्रॉफिट करीब 19% बढ़ा। इस नेट प्रॉफिट बढ़ने की वजह में एक एक्सेप्शनल आइटम भी था, उसको हटाकर देखेंगे तो उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि आपको ये इस डेटा से पता लग जाएगा जो आप नेक्स्ट प्लेट देखेंगे। एबिटा करीब केवल 1% ही बढ़ा है और एबिटा मार्जिन्स जो हैं वो 10 बेसिस पॉइंट उल्टा गिरे हैं। पहले मैं रिजल्ट्स पर बात करूंगा। अविनाश सर, एचयूएल कैसे देखें, क्योंकि आज काउंटर ने गैप डाउन ओपनिंग की है। नहीं, इनफैक्ट देखिए नंबर तो इतने कोई एक्सेप्शनली अच्छे नहीं है। आपने सही कहा कि अगर ऑपरेशनल प्रॉफिट देखे तो उसमें वर्चुअली फ्लैट ग्रोथ है। ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें एक एडजस्टमेंट होने के कारण इसमें आपको 18-19% का ग्रोथ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट थोड़ा सा ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था कि नंबर्स में कोई अच्छा बड़ा आएगा नहीं, और उसीलिए शायद आज भी स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं मार्केट ये बात से चिंतित है कि कंजम्पशन काफी हिट हो चुका है, और इस कारण से वॉल्यूम ग्रोथ कंप्लीटली डाउन है। जो भी इम्प्रूवमेंट आ गया है वो प्योरली इस प्रॉफिट के एडजस्टमेंट से आया है। अगर इस एडजस्टमेंट को आप निकाल दो तो भारी गिरावट है। तो और सबसे बड़ी बात, अगर कामकाजी मुनाफा बढ़ता नहीं है तो उसका मतलब क्लियर है कि वॉल्यूम ग्रोथ एब्सेंट होने के कारण यहाँ पे कोई ग्रोथ हो नहीं चुका है। तो आई थिंक जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो फ्रेश बाइंग की गुंजाइश अभी नहीं है। सर एक और चीज़, इसमें क्वालिटी आइसक्रीम का जो मर्जर है वो आने वाला है, और कंपनी ने डिमर्जर रेशो भी बता दिया 1:1 का। मार्च में लिस्टिंग हो जाएगी 2026 में। डिमर्जर की घोषणा हालांकि अक्टूबर 2024 में ही कर दी गई थी, लेकिन आइसक्रीम कारोबार देखें क्वालिटी वॉल्स का तो इसमें 1595 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, जो कि एचयूएल के कुल रेवेन्यू में हार्डली 3% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। सर कैसे देखेंगे, इससे आइसक्रीम कंपनीज में कुछ री रेटिंग होगी कि क्वालिटी वॉल्स भी अब मार्केट में उतर है, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत छोटा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं है। नहीं देखिए, डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स जो स्टैंड अलोन एंटिटी में आएंगे उसको लेके काफी लोग एक्साइटेड है, क्योंकि भले ही हिंदुस्तान लीवर के बैलेंस शीट में तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं था, बट अगर स्टैंड अलोन बिजनेस की बात करें तो क्वालिटी वॉल्स एक काफी दिग्गज प्लेयर है आइसक्रीम मार्केट में, और काफी इनोवेटिव और एग्रेसिव अपने मार्केटिंग पॉलिसीज से इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया है। तो स्टैंड अलोन एंटिटी जब लिस्ट हो जाएगी विवेक, तभी डेफिनेटली इसमें अच्छा इंटरेस्ट आने की उम्मीद है। स्पेसिफिकली रिटेल के इन्वेस्टर्स से आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर कंपनी कंटिन्यूअसली नंबर्स अच्छे जनरेट करती है तो बड़े दिग्गज जो इन्वेस्टर्स है, जैसे फंड्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो भी इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आइसक्रीम मार्केट इंडिया में ज्यादातर एक B2C मार्केट है, और जहां पे हमको लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में काफी अच्छा है। सर लास्ट क्वेश्चन, आपकी रडार पर कौन से शेयर्स हैं? देखिए, हमने 2-3 शेयर्स हमारे क्लाइंट को रेकमेंड किए हैं। एक तो ऑटो कंपोनेंट में मिंडा कॉर्प हमको काफी पसंद है। अभी ये कंपनी हमको इसलिए इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि दिल्ली में अभी जो ऑटो एक्सपो हो गया है इसमें काफी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस किया है। और मिंडा कॉर्प एक ऐसी कंपनी है जो करीबन 30-40% इलेक्ट्रिक व्हीकल से अपना बिजनेस जनरेट करती है। सारे सेगमेंट से केटर करती है, जैसे कि टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया। अभी हाल ही में इन्होंने एक कंपनी फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स को भी टेक ओवर करने की बात की है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है जो यूरोप में काम करती है। यूरोप में इनका काफी बड़ा कारोबार है, नए कस्टमर्स मिंडा कॉर्प को मिलेंगे। तो मेरे को लगता है कि अगले साल 1.5 साल में इसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। कहीं ना कहीं देखिए, आज अगर मैं इस कंपनी की वैल्यूएशंस देखूं और प्रॉफिटेबिलिटी देखूं, तो इस साल करीबन 250-260 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली कंपनी रिकॉर्ड करेगी। और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक इनके पास है, जिस प्रकार की कस्टमर्स है, लग तो रहा है कि कम से कम 640-650 का टारगेट प्राइस आपको मिंडा कॉर्प में दिखना चाहिए। तो एक अच्छा वैल्यू पिक हो सकता है अगर नजरिया आपका 12-15 महीना है। और दूसरा स्टॉक जो ईपीसी और कंस्ट्रक्शन स्पेस में जो कंपनी हमको पसंद है वो है केएनआर कंस्ट्रक्शन। देखिए, ये भी कंपनी विवेक अगर आप देखो तो तेलंगाना बेस्ड है,
चार 4,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है एग्जीक्यूशन का। और मुझे लग रहा है कि इस आने वाले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, ईपीसी, कंस्ट्रक्शन को लेके गवर्नमेंट डेफिनेटली एग्रेसिवली फोकस करेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है। अराउंड 350 टू 360 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी आप एक पोजीशन बना सकते हैं। जी। तो ये दो काउंटर जहां पर कि सर की खरीदारी की राय, मिंडा कॉर्प जहां पर कि हमने देखा कि गिरे हुए बाजार में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला ये शेयर रहा है मिंडा कॉर्प, जहां पर कि यहाँ से भी सर को लगता है कि करीब करीब 80-90 रुपये ये काउंटर चल जाएगा। 80 रुपये तो अराउंड चल ही जाएगा, और ये फंडामेंटल कॉल है, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है। जब मार्केट में गिरावट आई थी तो ये काउंटर करीब 570-75 से टूटकर 490 की रेंज तक आया था, वहाँ से फिर इसने शार्प पुल बैक लिया है, जो सर खबर बता रहे हैं, और 570 तक तो अभी चल रहा है ये, और यहाँ से और आगे बढ़ सकता है। दूसरा काउंटर जो सर ने बताया वो है केएनआर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर कि 360 रुपये के टारगेट रहेंगे, करीब 20% का अपसाइड इस काउंटर पर भी है। अविनाश सर, वैसे तो आपकी ये दो कॉल हैं, लेकिन आज एक पॉकेट जहां पर कि थोड़ी सी बाइंग आ रही है वो है रेलवे की पॉकेट। सर, इसमें कोई कॉल है क्या? नहीं, रेलवे में तो जो वैगन की कंपनियां हैं, जैसे टीटागढ़ वैगन है, जुपिटर वैगन है। देखिए, वैगन में बहुत बड़ी डिमांड अभी भी चल रही है और मुश्किल से 4-5 कंपनियां ही वैगन बनाती है। तो अगर आने वाले बजट में वैगन को लेके कोई बड़ा टेंडर या बड़ा ऑर्डर गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो आपको वापस इस स्पेस में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो टेक्समैको रेल, जुपिटर वैगन, उसके बाद टीटागढ़, ये 2-3 ऐसे विकल्प है जो अगर मार्केट में थोड़ी सी भी कमजोरी आती है, निचले लेवल पे ये स्टॉक मिलते हैं, तो आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना डेफिनेटली एक अच्छी बात रहेगी।